और चलिए बात करते हैं घड़ी घड़ी घमासान खबरों के तूफान की। 10 से 12 फरवरी के बीच होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए योगी सरकार ने मुंबई में एक बड़ा कार्यक्रम किया और इसी दौरान सीएम योगी ने उद्योगपतियों को यूपी में निवेश का आमंत्रण दिया। मुंबई के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन सीएम योगी ने न सिर्फ उद्योगपतियों से मुलाकात की, बल्कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यूपी को निवेश के लिए बेहतर जगह बताया। अब हम लोगों ने निवेश सारथी भी बना दिया। अगर किसी निवेशक ने हमारे साथ एमओयू किया तो निवेश सारथी इसका प्रतिदिन मॉनिटरिंग करेगा कि आपने निवेश किया है तो निवेश की प्रक्रिया में कहां पे अब आपके सामने पहुंचा। सीएम योगी गुरुवार को भी मुंबई में ही रहेंगे। गुरुवार को सीएम योगी बैंकर्स और फिनटेक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से संवाद करेंगे। मुंबई में यूपी में निवेश की संभावनाओं को लेकर रोड शो भी करेंगे। टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा, गोदरेज, आदित्य बिरला समूह, पिरामल इंटरप्राइजेज, पार्ले एग्रो, JSW ग्रुप और स्टार एंड डिज्नी समूह के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के साथ देश के उद्योगपतियों पर भी योगी सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके लिए योगी सरकार के मंत्री देश के बड़े शहरों में जाकर रोड शो करेंगे, वहां के उद्योगपतियों को निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर करीब 50,000 लोगों की निगाहें टिकी है। आज फैसला आना है, लेकिन उससे पहले हल्द्वानी की हवा बेहद गर्म हो चुकी है। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाने का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। बनभूलपुरा के 4000 से ज्यादा घरों पर संकट मंडरा रहा है, जिसके बाद ये स्थानीय लोग लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। बनभूलपुरा और गफूर बस्ती के लोगों की नींद उड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि वो सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अब वो बेघर होने की कगार पर है। जी, हम यही चाह रहे हैं, हम हल्द्वानी में ही रहे, हमें घर से बेघर न करे। जिस टाइम हम बना रहे थे उस टाइम रेलवे कहाँ गई थी। यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, जिसे लेकर कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई है। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं। इस मसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि सभी को कोर्ट का फैसले का इंतजार करना चाहिए। जो भी न्यायालय का आदेश होगा, और हम हमेशा कानून को, संविधान को, सबको मानने वाले लोग, जो भी विधि सम्मत न्यायालय का सरकार उसमें काम है। दरअसल 20 दिसंबर को नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमणकारियों को 7 दिन का नोटिस देकर तत्काल हटाने के निर्देश दिए थे। प्रशासन एक्शन में भी था, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शन की वजह से ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और इस पर आज सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले हर सियासी दल इस मुद्दे को भुनाने में जुटा हुआ है। अवैध कॉलोनियों को हटाने के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर कार्रवाई हुई तो जद में लगभग 4000 से ज्यादा परिवार आएंगे। इस मुद्दे पर अब सियासत भी चरमा गई है। बुधवार को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल बनभूलपुरा पहुंचा और उन परिवारों से मिला जिनके मकानों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 100-150 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको उजाड़ने की साजिश की जा रही है। अतिक्रमण हटाने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 1 घंटे का मौन उपवास रखा। उपवास खत्म होने के बाद हरीश रावत ने कहा कि सरकार को मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले पर विचार करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उन सब लोगों की घर, छत और उनके जीवन के अस्तित्व को बचाने के पक्ष में आ जाए। सपा ही नहीं, बसपा भी अब इस मामले पर कूद पड़ी है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि हल्द्वानी में बर्फीले मौसम में ही अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों गरीब और मुस्लिम परिवारों को उजाड़ने का अमानवीय कार्य अति दुखद है। सरकार का काम लोगों को बसाना है, न कि उजाड़ना। सड़क हादसे में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत को बुधवार को देहरादून से एयरलिफ्ट कर मुंबई ले जाया गया, जहां उनके लिगामेंट इंजरी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। एक्सीडेंट में पंत को सिर, घुटने और टखने में चोट आई थी। उनके घुटने के 4 में से 3 लिगामेंट टूटने की बात सामने आई थी। ऐसे में अब बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें देहरादून से मुंबई एयरलिफ्ट करवाया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने बयान जारी कर कहा है कि अब आगे का इलाज मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में करवाया जाएगा। वहाँ डॉक्टर डीन शॉ पारदीवाला की देखरेख में पंत का इलाज किया जाएगा। डॉक्टर पारदीवाला अस्पताल में स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड आर्थोस्कोपी डिपार्टमेंट के हेड हैं। बीसीसीआई के डॉक्टर्स और जो अस्पताल के डॉक्टर्स थे वो लगातार टच में थे। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि यहाँ से ऋषभ पंत को एक अच्छे इलाज के लिए उनको यहाँ से अब एयरलिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया जाएगा, जॉलीग्रांट से एयरलिफ्ट होंगे और उसके बाद मुंबई जाएंगे। दूसरी ओर एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला की मां मीरा रौतेला ने भी ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने को लेकर दुआ की है। मीरा रौतेला ने ऋषभ पंत की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है,
सोशल मीडिया की अफवाह एक तरफ और आपका स्वस्थ होके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन करना दूसरी तरफ। सिद्ध बली बाबा आप पर विशेष कृपा करें। आप सभी लोग भी प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू ऋषभ पंत। रामपुर की पूर्व सांसद मशहूर फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जमानत मिल गई है। दरअसल रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में जयाप्रदा पर रामपुर में हुए 2019 लोकसभा चुनाव के समय बिना अनुमति जनसभा करने पर 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। चुनाव प्रचार के दौरान थाना स्वार की ग्राम पंचायत नूरपुर में जयाप्रदा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। तब आचार संहिता लागू होने के बावजूद उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया था, जिसकी वजह से जयाप्रदा पर मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा भी चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान थाना कैमरे में हेट स्पीच देने की वजह से दर्ज हुआ था। दोनों मुकदमे आचार संहिता मामले के उल्लंघन के हैं, जिसमें सुनवाई में हाजिर न होने की वजह से कोर्ट ने जयाप्रदा को गैर जमानती वारंट जारी किए थे और जयाप्रदा को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। आदेश का पालन करते हुए जयाप्रदा मीडिया के कैमरों से बचते हुए गुपचुप तरीके से एमपी एमएलए कोर्ट पहुंची और जमानत प्रार्थना पत्र दिया। मामला जमानती था, इसलिए उनको जमानत मिल भी गई। उसी मामले में हाजिर नहीं हो रही थी, जिसके माननीय न्यायालय द्वारा पिछली तिथियों में जो है NBW जारी किया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है ये आज माननीय न्यायालय में सरेंडर की हैं, तो अपना जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की हैं। इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को सपा विधायक को कानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 मुकदमों में 1 महीने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। सपा विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कानपुर लाया गया। कोर्ट में पेशी के बाद जब वो बाहर निकले तो परिसर के बाहर काफी भीड़ थी। इस दौरान धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद विधायक भड़क गए। फिलहाल कोर्ट ने इरफान सोलंकी को दोनों मुकदमों में 14 दिन और गैंगस्टर एक्ट में 1 महीने की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। पेशी के बाद इरफान सोलंकी कोर्ट से बाहर निकले तो बीपी गंगा के कैमरे पर उन्होंने सरकार पर जानबूझकर फंसाने का आरोप लगाया। कहां तक जाएगी? इनकी है और पेपर भी इनका है, जो मर्जी वो लिखते, अदालत सबकी है। कोर्ट ने इरफान की रिमांड 17 जनवरी तक के लिए मंजूर कर ली है। वहीं गैंगस्टर मामले में सेशन कोर्ट में अब 2 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। जो भी मुकदमे लगाए हैं पुलिस ने, उसके तहत रिमांड लिया गया है। न्यायपालिका देखेगी, अपना काम करेगी, जो सही है वो देखा जाएगा। आगे की क्या आगे बेल डाली जाएगी। इरफान सोलंकी जमीन कब्जाने के लिए आगजनी मामले में पिछले 2 महीने से जेल में बंद है। उनके खिलाफ अब तक करीब 42 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 17 मामलों में केस दर्ज हो गया है। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने करीब 2200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि ईडी ने अभी मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की है। ईडी की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और शर्जील रजा का नाम है। मुख्तार अंसारी के परिवार की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन का नाम भी चार्जशीट में दर्ज है। ईडी की ओर से जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो करीब 2200 पन्नों की है। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जांच अभी जारी है। दूसरा वॉइस सैंपल अभी नहीं लिया गया, जबकि उसकी पत्नी अफशा अंसारी फरार है। माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट में 1 से 2 महीनों का वक्त लग सकता है। उत्तर निदेशालय ने अपनी पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। हालांकि पहली चार्जशीट में मुख्तार अंसारी और उसकी पत्नी अफशा अंसारी का नाम नहीं है, बल्कि पहली चार्जशीट में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ उर्फ शर्जील रजा और मुख्तार के परिवार की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन का नाम शामिल किया गया है। ईडी मुख्तार अंसारी से कस्टडी में 15 दिन तक पूछताछ कर चुकी है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार अंसारी के दूसरे मेंबर से भी पूछताछ हो चुकी है। कानपुर में हुए बिकरू हत्याकांड मामले में 2 साल से जेल में बंद खुशी दुबे को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, जबकि हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। कानपुर के बहुचर्चित बिकरू हत्याकांड में आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। कानपुर देहात जेल में 2 साल से बंद थी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुशी दुबे को जमानत देने से इनकार कर दिया था। बुधवार को सर्वोच्च अदालत ने खुशी दुबे को जमानत देते हुए कहा है कि घटना के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी। मामले में ट्रायल शुरू हो चुका है, ऐसे में उन्हें हवालात में रखने का कोई औचित्य नहीं है। खुशी दुबे को जमानत मिलने पर सुब्रत पाठक ने कहा है कि जो उचित कार्रवाई हो सकती थी वो की जा रही थी। कोर्ट के फैसले पर कुछ कहना उचित नहीं है। सरकार का विषय नहीं होता है, ये तो पुलिस का विषय है। पुलिस ने मुकदमा लिखा और फिर मुकदमा लिखने के बाद उसमें चार्जशीट लगी। चार्जशीट लगने के बाद में मुकदमा कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने उसमें क्या फैसला लिया तो कोर्ट तय करेगी। खुशी दुबे की जमानत को प्रियंका गांधी ने न्याय की जीत बताया है और ट्वीट कर लिखा कि खुशी दुबे की जमानत भाजपा के अन्याय और नारी उत्पीड़न के दुष्प्रयासों की करारी हार है।
दरअसल ये पूरा मामला जुलाई 2020 का है, जब विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर फायरिंग हुई थी। इस दौरान 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। खुशी पर हमलावरों को उकसाने का आरोप है। दिल्ली के कंझावला केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज हादसे की जगह से 150 मीटर की दूरी की है। सीसीटीवी में एक पीड़िता की दोस्त निधि हादसे के बाद भागती हुई नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज में टाइम रात 2:02 का दिख रहा है, जिससे ये साफ हो रहा है कि हादसे के बाद का वीडियो है। इस बीच दिल्ली के सुल्तानपुरी में अंजलि की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL टीम सुल्तानपुरी पहुंची और जिस गाड़ी से हादसा हुआ था उसकी पड़ताल की। दरअसल जिस गाड़ी से निधि का एक्सीडेंट हुआ उस कार का ग्राउंड क्लियरेंस SUV और बड़ी गाड़ियों जितना नहीं होता है। ऐसे में FSL की टीम ये भी देख रही है कि कैसे संभव है कि कोई लड़की इस कार में फंस गई। जो भी एग्जिबिट हमने लिफ्ट किए थे पुलिस को हैंडओवर करें, वो एग्जिबिट हमारी लैब में एनालिस्ट के लिए डिपॉजिट होंगे। उसमें कुछ ब्लड वाले भी हैं और कुछ बिसरा के केस भी अगर आएंगे तो वो भी डिपॉजिट होंगे और उनकी भी रिपोर्ट की जाएगी। FSL की टीम के मुताबिक कार के निचले हिस्से में ब्लड स्टेन मिले हैं, जो लेफ्ट साइड के फ्रंट और बैक व्हील के नीचे हैं। अंजलि कार के लेफ्ट साइड के फ्रंट व्हील में फंसी थी। उधर अंजलि की नानी ने निधि को पहचानने से इनकार कर दिया है। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और पूर्व ओलंपियन संदीप सिंह के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पहली बार चंडीगढ़ पुलिस उनके घर पहुंची थी। जहां चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप के सरकारी आवास पर ही पुलिस ने करीब 25 मिनट तक पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट किया। महिला कोच की शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने संदीप सिंह के खिलाफ FIR दर्ज किया था। संदीप पर छेड़छाड़, गलत तरीके से छूने, जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। संदीप सिंह ने इस पूरे मामले को अपने खिलाफ साजिश बताया था और कहा था कि मेरी छवि को खराब करने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। इस मामले में जांच के लिए शनिवार को कमेटी बनी थी। महिला कोच ने आरोप लगाया था कि खेल मंत्री संदीप सिंह ने मुझे एक डॉक्यूमेंट के बहाने घर बुलाया, वहां वो मुझे अलग कैबिन में लेकर गए और मेरे साथ बदतमीजी की। मैंने सिर्फ उनसे इतना ही मांगा था कि निष्पक्ष जांच हो और इसका इस्तीफा ले। अगर ये इतने सही हैं तो CM सर को घबराहट किस बात की है? तो इसका मतलब तो खुद CM सर शायद बौखला गए हैं। महिला कोच ने इस मामले में धारा 164 के तहत अपना बयान भी दर्ज करा दिया है। निष्पक्ष एक इंक्वायरी नहीं हो रही, वो खेल विभाग के मंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए उनको वहाँ से हटा दिया गया है ताकि इंक्वायरी ठीक से हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। हालांकि CM मनोहर लाल खट्टर ने निष्पक्ष जांच की बात कही है। महिला कोच ने हरियाणा के CM पर भी जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।